हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है कुछ अलग ही है, जो सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जनरल साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग निचोड़ तरीके से पूरा अध्ययन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का जान लीजिए पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को बस बने रहना है। पूरे जान लीजिए कि जनरल साइंस जो है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन उसका कितने उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बीच कोण कितना होता है। अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बीच कोण कितना होता है, जल्दी बताइए। 90 अंश, 45 अंश, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 0 अंश, बताइए। तो अपकेंद्र बल और जो अपकेंद्र बल होता है उसके बीच में 180 डिग्री का जो है एंगल होता है। कैसे, देखिए। जब कोई भी कण जो होता है, कोई भी वस्तु जो होती है, जब वृत्तीय गति करती है उसमें दो बल कार्य करते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे कोई कण है जो कि इसके अक्रॉस, इस बिंदु के अक्रॉस जो है वृत्तीय गति कर रही है। तो वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्र बल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और अपकेंद्र बल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ये आपका पीसीडो फोर्स होता है, ठीक है, जो कि अनुभव किया जाता है। जब अभिकेंद्र बल जो होता है, जैसे कि अभिकेंद्र बल जरूरी है किसी भी कण को वृत्तीय गति करने के लिए, ठीक है। जब कोई भी कण वृत्तीय गति करता है उसके लिए अभिकेंद्र बल जरूरी होता है। उसका उसका जो दिशा होती है उसके सेंटर की तरफ होती है अभिकेंद्र बल की दिशा। और अपकेंद्र बल क्या होता है, उसकी दिशा ऐसे होती है। यानी जब आप किसी भी रस्सी को किसी भी रस्सी में एक सिरे पे आप उसमें कुछ बांध दीजिए, फिर उसको आप ऐसे ऐसे घुमाइए। तो अगर आप ऐसा एक एक क्षण के लिए ऐसा सोचिए कि उस कण की जगह आप हैं, और आपको एक रस्सी में बांध करके ऐसे घुमाया जाए, तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बल है जो मुझको पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो वो बल जो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र बल होता है। और वो बल जिसके कारण आपको वृत्तीय गति मिलती है वो आपका अभिकेंद्र बल होता है। उसकी डायरेक्शन आपकी सेंटर की तरफ होती है, जबकि जो अपकेंद्र बल होता है उसकी डायरेक्शन सेंटर से बाहर की तरफ होती है। ये आपका सेंट्रीपिटल है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल है, और दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। इसमें मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोग तुरंत बता देते हैं। आप लोग सोचना है इसमें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक। एक पारसेक में कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, पारसेक, और इसका मान होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और देखते हैं इसमें लाइट ईयर भी आपका दूरी का मात्रक होता है। और लाइट ईयर में जैसे मान लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर क्या होता है कि एक लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। अब लोग क्या होते हैं कि एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है उसको रट लेते हैं। रटने की क्या जरूरत है जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे देखिए कि एक लाइट ईयर में हम लोग कैसे निकालेंगे कितना होता है एक लाइट ईयर, ठीक है। एक लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि कोई प्रकाश जो है एक वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल कर ली है। कोई प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल कर ली है। देखिए, जैसे कि एक एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। और एक सेकंड में एक प्रकाश कितनी दूरी जाता है, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी प्रकाश एक सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। लाइट आपकी, जो आपकी सफ़ेद लाइट, जो भी लाइट आप देखते हैं, वो एक सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, 3 × 10⁸ मीटर। अब देखिए यहाँ आप एक सेकंड, यहाँ 60 सेकंड आया था, फिर आप इसमें 3 × 10⁸
इतना जो है तो डिस्टेंस हो जाता है एक लाइट ईयर में। तो लोग रट लेते हैं कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको याद रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट कि एक लाइट ईयर मतलब होता क्या है कि प्रकाश किसी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो और आपको ये याद रखना है कि एक प्रकाश जो प्रकाश होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका कौन सा है, पार्सेक। इसका गुणा करेंगे तो आपका एक लाइट ईयर आ जाएगा। ठीक, और देखिए इसका चाहिए गुणा आप कर लीजिए। आपका 6×6 = 36 और 365 × 24 और ये हो जाएगा 6×6 = 36 और 3×6 = 18, 3×6 = 18 = 19 और 1 2 10⁻10। ठीक है, इसको आप आगे गुणा करिए तो फर्दर इस तरीके से आपका एक लाइट ईयर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? F = dp × dt, F = dp/dt, P = df/dt एंड P = df × dt। तो अब आपको बताना है कि न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है, बताइए। तो न्यूटन का आप दूसरा नियम जानते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी वस्तु का अगर जो मोमेंटम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवेग। अगर किसी वस्तु का जो संवेग समय के साथ चेंज हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स है। यही आपका डिफाइन करता है न्यूटन का दूसरा नियम, यानी F = dp/dt। देखिए F = dp/dt कौन सा है, ये आपका है F = dp/dt। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये। यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है। पहला नियम गैलीलियो का नियम है। तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। और दूसरा नियम आपका है F = dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको देखिए एक चीज़ और होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है F = m में है। मैं कहूँगा जो है न्यूटन का दूसरा नियम F = m में नहीं है। F = m में तभी होता है जब उसका मास कांस्टेंट होता है। F = m में तभी होता है न्यूटन के नियम के अनुसार जब उस बॉडी का जो है मास कांस्टेंट रहता है। नहीं तो देखिए कैसे, F = dp/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, m × v। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए इसको, क्या हो जाएगा आपका m dv/dt प्लस में v और dm/dt। न्यूटन का सही नियम आपका ये है। न्यूटन का सही नियम आपका ये है। अब देखिए अगर आप यहाँ से m को कांस्टेंट रखेंगे तो dm/dt क्या हो जाएगा, 0। इसको कैसे, हम कुछ लोग कहते हैं कि आपका कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन 0 होने का मतलब ये है कि समय के अनुसार उसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है। जब समय के अनुसार उसका मास चेंज नहीं हो रहा है तो ये 0 हो गया। और इसका मतलब क्या बचेगा आपका m dv/dt। और dv/dt को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। ये हो जाएगा आपका m × a। यहाँ से आपका आता है F = m में। अगर आपसे डायरेक्ट कोई कहता है कि न्यूटन का नियम F = m में है तो आप कहेंगे नहीं, न्यूटन का नियम F = m में नहीं है। न्यूटन का नियम है F = dp/dt, जहाँ से आपका न्यूटन का नियम आता है m dv/dt एंड v dm/dt। अब यहाँ से आप कहेंगे कि अगर उस बॉडी का जो मास है अगर वो कांस्टेंट है तब जाके आपका आता है F = ma। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम, पहला नियम, तीसरा नियम सभी हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, सही क्रम क्या है। ये देखिए कि ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। Fs दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, Fl दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत जिसे कहते हैं लिमिटिंग, ठीक है, ओके दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आपको बताना है कि ये कौन सा क्रम जो है सही है इसमें, बताइए फिर। ठीक है, अच्छा Fs आपका स्थैतिक, ठीक है, ये आपका स्थैतिक फ्रिक्शन है। Fl ये आपका सीमांत फ्रिक्शन है। ठीक है, ये आपका सीमांत फ्रिक्शन है। और Fk आपका जो है ये आपका गतिक फ्रिक्शन है। ठीक है, ये तीनों फ्रिक्शन है। बताइए सबसे जो इसका मतलब कौन सा अधिक होता है, कौन सा कम होता है, कौन सा सबसे कम होता है, वही चीज़ इसमें है। तो सबसे कौन सा क्रम जो है इसमें सही है ये आपको बताना है। कौन सा क्रम सब सही है इसको बताना है। देखिए यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन फ्रिक्शन से ये पूछा जाता है कि कौन सा जो फ्रिक्शन होता है, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन
सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसमें जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बढ़ता जाता है। तो एक स्थिति की बात ऐसी आती है कि वो टूट जाता है और वो गति में आ जाता है। देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं कि एफ एस अधिक होता है कि एफ एल अधिक होता है कि एफ के अधिक होता है। देखिए आप किसी एक फर्श पे कोई एक वस्तु रखिए, उस पे आप फोर्स लगाइए, तो जब आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्थैतिक जो फ्रिक्शन होता है जीरो होता है, सब कुछ नॉर्मल है। अब जब आप उसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जब आप उसे फोर्स लगाते हैं तो जो आपका स्थैतिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो भी बढ़ता जाता है, वो भी बढ़ता जाता है। आप फोर्स और लगाते हैं तो वही फोर्स और बढ़ाता है, मतलब वो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आप कोई एक बड़ा सा जो है बाल्टी रख लीजिए, कोई चक्का है एयर भरा हुआ, उसमें आप उसको ऐसे गिरा दीजिए, ऐसे लोटनी घर्षण नहीं, उसको गिरा दीजिए, फिर ठेलिए, देखिए बल लगाइए, तो काइनेटिक जो जो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे सेल्फ एडजस्टेबल है, यानी वो उसका मान जो है अपने आप वो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू जैसे जिस प्रकार से वो आदमी लगा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल, कि वो अपना मान जो है स्वयं चेंज कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये हो गया। सीमांत फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि स्टैटिक जो आपका फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक जैसे आपका जो स्थैतिक फ्रिक्शन होता है उसका मैक्सिमम मान आपका सीमांत फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मतलब आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से कोई बॉडी है, अब उसके नीचे जो है आपका स्थैतिक फ्रिक्शन लग रहा है, आप फोर्स लगा रहे हैं, स्थैतिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब स्थैतिक फ्रिक्शन का मान मैक्सिमम हो जाता है, यानी अगर उसके बाद अगर आपने फोर्स लगाया तो वो जो है बॉडी मूव कर जाएगी। तो जिस मैक्सिमम फ्रिक्शन के बाद वो गाड़ी मूव कर जाती है और वो वस्तु मूव कर जाती है, तो वही मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्थैतिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फ्रिक्शन आपका सीमांत फ्रिक्शन कहलाता है। मतलब सीमांत फ्रिक्शन और अगर स्थैतिक फ्रिक्शन की हम लोग तुलना करें तो सीमांत फ्रिक्शन आपका स्थैतिक फ्रिक्शन से बड़ा हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब वो गति जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो चलने लगता है तो उसके बीच में सतह के बीच में और उसके उन दोनों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे गति घर्षण बोलते हैं। मतलब दो वस्तुओं की रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे कह सकते हैं, या जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तब उनके बीच जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मान जो होता है कम होता है, क्योंकि आप ऐसा देखिए, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको कम ही फोर्स लगाना पड़ता है, कम ही बल आपको पैडल पर लगाना पड़ता है, गाड़ी वो आपकी साइकिल तेज चलती है। लेकिन जब आप एक बार जब साइकिल को आप शुरू करते हैं चलाना तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कम होता है, सबसे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आपका उससे अधिक होता है आपका स्थैतिक फ्रिक्शन, और उससे सबसे अधिक आपका होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने बताया क्योंकि एफ एल जो होता है आपका, एफ एल जो सीमांत फ्रिक्शन होता है, ये इस बराबर होता है एफ एस मैक्स के। स्थैतिक फ्रिक्शन के महत्तम मान के बराबर होता है आपका सीमांत, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका हो जाता है एफ एल, फिर आपका आ जाता है ये एफ एस, फिर आपका आ जाता है एफ के, ठीक है। ये आपका सीमांत घर्षण है, ये आपका स्थैतिक घर्षण है, ये आपका काइनेटिक है। देखिए कौन सा है, एफ एल एस के, एस एल के एल, ये देखिए आपका है, ठीक है। तो सही क्रम कौन सा है, ये। तो सबसे बड़ा आपका सीमांत होता है, उसके बाद आपका स्थैतिक होता है, उसके बाद आपका काइनेटिक होता है। मतलब ये आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है। कौन सा है, घटता हुआ क्रम है। अब देखिए, ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में निम्न में से कौन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में निम्न में से कौन परिवर्तित करता है। सब ये रट के जाते हैं कि मोटर क्या करता है। अरे यार भाई, मोटर आपको पता है कि जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक वो पानी कैसे देगा, डायनमो क्या करता है, सबको पता है कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। तो आपका रासायनिक एनर्जी को जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है उसको प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने वाला काम करता है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। यहीं सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल क्या करता है, आपको प्रकाश ऊर्जा को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये भी बल्ब है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं नानाबीज, जो भी है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम कौन है, मोमबत्ती का। यहाँ पर देखिए कुछ डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मोटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। माइक, ये देखिए माइक जो मैंने यहाँ पे लगाया है, माइक,
ठीक है। माइक क्या कर रहा है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वहाँ मोबाइल में दे रहा है। ठीक है, तो माइक का काम क्या है, वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। लाउड स्पीकर क्या करता है, आपके मोबाइल में लाउड स्पीकर लगाया जाएगा, कहीं भी आप देखिए लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में चेंज करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वॉइस एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करना। सोलर सेल मैंने बता दिया आपका। और बैटरी आपको रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, बैटरी क्या करती है, आपकी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वैसे ही मोमबत्ती का काम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में नीचे की तरफ जाने पर, लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में नीचे की तरफ जाने पर, सबसे पहले तो आपको लोलक का आपको पता होना चाहिए कि उसका आवर्तकाल का सूत्र क्या है। लोलक के आवर्तकाल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप अगर जनरल साइंस की अगर आप बात करें, ठीक है, तो T इक्वल टू 2π/√L/g इंटू L/g। ठीक, ये देखिए, ये लोलक का जो है आवर्तकाल का सूत्र होता है T इक्वल टू 2π/L/g। ये आपका ग्रेविटेशन है, लेंथ है। ठीक है, ऐसे है। अब ये पूछ रहा है कि लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, उसका बढ़ता है आवर्तकाल, घटता है, या अनअफेक्टेड रहता है, या इनमें से कोई नहीं। अब आप हमको बताइए कि देखिए T इक्वल टू 2π/√L/g, जब आप लिफ्ट में नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, लिफ्ट में जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जी का मान बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता, बढ़ता है। तो जब जी का मान बढ़ रहा है तो यहाँ से टी का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर यहीं आप लिफ्ट से नीचे की तरफ जाने पर, अगर आप ऐसे कह सकते हैं, या लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ आप चलते हैं, जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान कम होता है। और जब जी का मान कम होता है, इसको यहाँ रखेंगे तो आपका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में नीचे की तरफ जाने पर घटता है, और लोलक का आवर्तकाल लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, घटता है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, जब आप नीचे चलते हैं तो जी का मान आपका, जब आप नीचे चलते हैं तो जी का मान बढ़ता है, जिससे यहाँ पे टी का मान कम हो जाता है। और जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपका जो जी का मान होता है कम होता है, जिससे टी का मान बढ़ जाता है। ठीक, अब देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बताइए आप इसका, देखिए ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है, जल्दी बताइए। कैंडिला है, ल्यूमिन है, लक्स है, नाभिक। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ये आपकी 7 जो मूल राशियां हैं उसमें से पूछा गया है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, 7 वो जो मूल राशियां हैं आपकी जनरल साइंस के लिए, जान लीजिए कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें पूछती हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, दूरी, द्रव्यमान, ठीक है, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और आपका ज्योति तीव्रता। ये आपकी 7 मूल राशियां हैं। उन 7 मूल राशियों का आपको मात्रक पता होना चाहिए। जैसे ज्योति तीव्रता का आपका क्या है, कैंडिला है, या ल्यूमेन है, लक्स है। तो ज्योति तीव्रता का आपका क्या है, कैंडिला। ल्यूमेन किसका है, ल्यूमिनेंस का है। लक्स किसका है, इल्यूमिनेंस का है। इल्यूमिनेंस का लक्स है, ल्यूमिनेंस का ल्यूमन है। और आपकी जो 7 मूल राशियां हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि उससे भी जो क्वेश्चन है वो बनता है। जैसे देखिए आपका दूरी, दूरी का कौन सा है, मीटर। ठीक है, दूरी। द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान का आपका है किलोग्राम। समय, समय का क्या है, सेकेंड। दूरी, द्रव्यमान, समय। ठीक है, ताप, ताप का लोग कहते हैं लगा के चले आते हैं डिग्री सेल्सियस, जबकि होता है केल्विन। ठीक है, और विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर। ठीक है, दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता का आपका कैंडिला हो गया। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है मोल। तो 3 3 6 1 7, 7 मूल राशियां हैं, सातों का आपको मात्रक पता चल गया। ठीक है, और आपका 2 आपकी और राशि वो हैं, जैसे कि एक्सट्री रेडियन है और एक रेडियन है, रेडियन का। ठीक है, तो अब देखिए कि अब देखिए ये आपका 7 मूल राशि हैं, सातों का आपको ये पता होना चाहिए मूल मात्रक। ठीक है, इनके क्या क्या हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन ना कोई क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मोल का मतलब यहाँ से आपका एक जानते हैं कि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 आपके एटम होते हैं। ठीक है,
सिर्फ जरूरी नहीं कि एक एटम, मतलब अगर कहीं पर इतनी अगर आपके मनुष्य हैं, कहीं पर मान लीजिए इतनी आपके कुछ भी, कोई भी आपका पदार्थ हो, मनुष्य या जो भी आदमी, अगर इतने अगर आपको कुछ दिखाई देते हैं, जान लीजिए वो एक मोल है। अगर आदमी की बात करें कि अगर कहीं कोई मीटिंग है, मीटिंग तो में इतने आ नहीं पाएंगे, मान लीजिए कुछ भी ऐसे सिंपल कि 6.02 इंटू 10⁻23 अगर इतने आपको वस्तुएं कहीं दिखती हैं, तो आप मतलब एक जैसे अगर कहीं कॉम्बिनेशन बना के बैठी तो आप उनको कह सकते हैं कि एक मोल। आप क्या कह सकते हैं उनको? एक मोल। जैसे कि इतने एटम को हम लोग क्या कहते हैं? इतने एटम को हम लोग क्या कहते हैं? एक मोल। इतना अगर मनुष्य कहीं बैठा है तो उनको आप क्या, इतने मनुष्य को आप क्या कह सकते हैं? एक मोल। इतना कहीं लाइट है तो एक मोल, इतने कहीं माइक है तो एक मोल, कुछ भी जो आपका है वो एक मोल है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है ये। इसका मैंने बताया किसका है? ल्यूमिनेंस, याद रखिए ल्यूमिनेंस। और लक्स क्या, लक्स किसका होता है? इल्यूमिनेंस का होता है। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ जैसे कि 7 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की ऊंचाई है। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की ऊंचाई क्या है? तो जियोसिंक्रोनस एक ऑर्बिट होती है, जैसे मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ठीक है, आपका पृथ्वी है, तो ये इसके चारों ओर सैटेलाइट जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, तो इससे इससे कुछ ऊंचाई पर आपका जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जिसको आपको बताना है, और उसकी आंसर हो जाता है आपका 36,000 किलोमीटर। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है पृथ्वी से आपका 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसका प्रयोग आपका कम्युनिकेशन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ऐसी सैटेलाइट भेजते हैं जो कि जान लीजिए कि इस कक्षा में जो सैटेलाइट होती हैं वो पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का जो रोटेशन है 24 घंटे है, तो वैसे ही आपका जो ये यहाँ पे कोई सैटेलाइट होती है वो 24 घंटे में अपने फिर से यहाँ पे पहुँच जाती है, अपने स्थान पे पहुँच जाती है। तो वो पृथ्वी की अपनी अक्ष के रोटेशन के बराबर होती है। तो इसीलिए ये जो जियो, इनको हम लोग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होने के कारण। ठीक है, जियो सिंक्रोनस मतलब भू सम समकरी ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, भू समकालिक ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जो पृथ्वी के समकालिक हो। ठीक है, तो पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, वैसे ही इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होती है वो अब 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करके पहुंच जाती है। मतलब ये पृथ्वी से जान लीजिए ऐसे सीधे दिखती हैं, ऐसा अगर दिखती होती है ऐसा समझ लीजिए, तो ऐसे दिखती है कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है, मैं भी ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। तो ये होता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जिसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका प्रयोग कम्युनिकेशन में काफ़ी जान लीजिए कि ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपके लिए वरदान है, एक प्रकार से समझ लीजिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए वरदान है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि स्केप वेलोसिटी कितनी है? स्केप वेलोसिटी होती क्या है? स्केप वेलोसिटी ये होती है कि मान लीजिए किसी कण को इतनी इतनी वेलोसिटी दी जाए, इतनी वेलोसिटी दी जाए पृथ्वी से कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन एरिया को छोड़ कर के बाहर निकल जाए, यानी वो पृथ्वी पे कभी वापस ना आ जाए। ठीक है, तो वो होता है आपका स्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी दो, उतनी वेलोसिटी दो कि वो बाहर हो जाए, ठीक है, गायब, दोबारा कभी ना आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप अगर ऐसे भी आपको कोई इतनी वेलोसिटी दे दे कि आप बस निकल जाएँगे, जान लीजिए अगर आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी जाए, तो आप बाहर कभी धरती पे आएँगे नहीं हमारा वीडियो देखने। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है स्केप वेलोसिटी कितनी है? तो स्केप वेलोसिटी आपकी हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको आप नोट कर लीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और देखिए स्केप वेलोसिटी जो आपकी होती है और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक होती है। जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब ये होता है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑर्बिट होता है, जहाँ पे सैटेलाइट जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है, इसमें जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड। और इस स्काई वेलोसिटी यानी पृथ्वी से गायब सीधा। तो स्केप वेलोसिटी और जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, इसमें एक रिलेशन होता है, और वो होता है वी इक्वल टू अंडर रूट में 2 vo। तो वी यानी स्काई वेलोसिटी, vo यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ve जो होता है vo का रूट 2 गुना होता है, जिसका मान 11.2 किलोमीटर मीटर पर सेकंड आता है। एक चीज़ और आता है कि पृथ्वी की जो नियरली कक्षा होती है, जो नियरली ऑर्बिटल लो अर्थ ऑर्बिट होती है, LEO हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं, LEO। ठीक है, तो ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें इसमें जो है सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कितनी स्पीड की ज़रूरत होती है? तो वो आपका हो जाता है 7.92, कितना? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से आपको छोड़ा जाता है पृथ्वी की नियरली कक्षा में सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए। 7.92 या सिंपली हम लोग कहते हैं 8 किलोमीटर। वैसे 1 किलोमीटर नहीं कहेंगे, अगर आपके ऑप्शन में 7.92 किलोमीटर है, आप 7.92 किलोमीटर पर सेकंड लगाएंगे पृथ्वी की LEO कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी आपकी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।
अब देखिए निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करता है, निम्न में से किसमें से सबसे ध्वनि जो है सबसे तेजी से गति करता है, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में ध्वनि किसमें सबसे तेजी से गति करता है। आप हमको ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर है कि स्टील, वुड, वाटर, एयर। तो इसमें स्टील, ठीक है, स्टील में जो है इन सभी में से स्टील में जो ध्वनि की स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्वनि की स्पीड जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, ध्वनि की स्पीड के लिए, जैसे आपका यस जी डब्लू डब्लू ए, यस जी डब्लू डब्लू ए, ठीक है। तो यस का आपका मतलब होता है, ये ट्रिक है, इससे आपको पता रहेगा कि ध्वनि की स्पीड किसमें सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है। आपको जो 4 ऑप्शन देना है मैं आपको 5 बता दे रहा हूँ, ठीक है। यस का मतलब होता है स्टील, जी का मतलब होता है ग्लास, वुड का डब्लू मतलब वुड, ठीक है। यस जी स्टील, ग्लास, वुड, वाटर, एयर, इसका मतलब होता है वाटर, और इसका मतलब क्या होता है एयर, ठीक है। यस जी डब्लू डब्लू ए यानी स्टील, ग्लास, वुड, वाटर, एयर। सबसे ज़्यादा आपका स्टील में होता है, सबसे ज़्यादा आपका किस में होता है, स्टील में होता है, फिर आपका ग्लास में, फिर वुड में, फिर वाटर में, फिर एयर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टील। अभी देखिए आपका जो नॉर्मल हम लोग जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में क्या स्पीड होती है, और आपका, ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जनरली 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड एयर में, ठीक है। तो आपका एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, और 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 344 मीटर पर सेकंड। इसमें देखिए टेम्परेचर और वेलोसिटी में एक रिलेशन भी है, टेम्परेचर और वेलोसिटी में एक रिलेशन भी है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, एस जी डब्ल्यू डब्ल्यू ए को, एस जी डब्ल्यू डब्ल्यू ए को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एस जी डब्ल्यू डब्ल्यू ए के आप नोट कर लीजिए। फिर हमारा काम कैसा था कि एक रिलेशन, टेम्परेचर और वेलोसिटी में रिलेशन, ये आपका है V2 इक्वल टू V1 अंडर रूट में T2 अपन में T1, ठीक है। ये आपका रिलेशन है V2 इक्वल टू V1 अंडर रूट में T2 अपन में T1। ये V1 जो है T1 पे वेलोसिटी है, V2 जो है T2 वेलोसिटी है। अगर आपको किसी मीडियम में किसी टेम्परेचर पे कुछ वेलोसिटी दी गई है और किसी अगले टेम्परेचर पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले में रखिए और आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका है रिलेशन, ठीक। तो आपका निम्न में से किसमें ध्वनि सबसे तेजी से गति करता है, तो स्टील। देखिए यहाँ से मैंने आपको कितना क्वेश्चन बताया कि एक तो ये हो गया, एक आपका एस जी डब्ल्यू डब्ल्यू ए हो गया, फिर आपका V2 इक्वल टू V1 अंडर T2 अपन में T1 हो गया, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड होती है, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी स्पीड होती है। इस तरीके से जान लीजिए एक क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को कितनी देरी तक किसी आवाज़ का अस्तित्व सुनाई देता है। यानी कि अब आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो कुछ देरी तक भी आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। तो वही समय पूछ रहा है कितनी देरी तक आपको वो आवाज़ सुनाई देती है, 1/5 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/10 सेकंड, 1/50 सेकंड, बताइए मनुष्य को कितनी देरी तक आवाज़ का अस्तित्व सुनाई देता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है 1/10 सेकंड। 1 सेकंड का जो 10वां भाग होता है उतने समय तक किसी आवाज़ को मनुष्य, जैसे मान लीजिए मैंने बोला हेलो, तो अगर इसको आप सुन रहे हैं तो 1/10 सेकंड तक इस हेलो, ठीक है, ये आवाज़ आपको सुनाई देगी कितने सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक। मनुष्य को कितनी देर तक आवाज़ सुनाई देता है, 1/10 सेकंड तक। अब देखिए आगे कि एक पास्कल में कितने माइक्रोबार होते हैं। पास्कल क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पास्कल आपका जो दाब का मात्रक होता है, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। पास्कल ये यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। माइक्रोबार किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, ठीक है। P इक्वल टू F/A यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये सभी किसके मात्रक हैं, दाब के मात्रक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ कि एक पास्कल में कितने माइक्रोबार होते हैं, आपको बताइए 8 माइक्रोबार होते हैं कि 0.1 माइक्रोबार होते हैं, 100 माइक्रोबार होते हैं, 10 माइक्रोबार होते हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 10 माइक्रोबार, ठीक है। एक पास्कल में कितने माइक्रोबार होते हैं, 10 माइक्रोबार। अब देखिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा चीज़ है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, एंड दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोबार, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, और ये जो बराबर होता है 10 माइक्रो
10 माइक्रोबार के ये बराबर होता है। ठीक है, तो 1 पास्कल में कितने माइक्रोबार होते हैं? 100 माइक्रोबार होते हैं। अब देखिए कि सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है। सबसे गर्म ग्रह है, बताइए, सोचिए पहले। ठीक है, ऐसे मत बता दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए पहले कि आपका सबसे गर्म ग्रह है। पहले आप देखिए, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे गर्म ग्रह जो है बुध नहीं है। सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है और शुक्र के पास वायुमंडल है। ठीक है, आपका पृथ्वी मंगलवार की बात है, तो सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है? शुक्र। बुध नहीं है, जबकि बुध जो है शुक्र के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कितने हैं? शुक्र है, क्योंकि शुक्र के पास वायुमंडल है, बुध के पास वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह है आपका शुक्र। पृथ्वी को हम लोग कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को हम लोग कैसा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, दैट इज आपका चंद्रमा। और किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग देखने वाले थे कि कैसे हम लोग ग्रहों को याद करते हैं। ठीक है, ग्रहों को हम लोग कैसे याद करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका है शुक्र, ओ सॉरी, ये आपका है सन, ये आपका क्या है? सन। अब इससे हम लोग बढ़ती दूरी में चल रहे हैं। ठीक है, देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, बसपा में वीर सन। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी पार्टी का यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रिक हमारा कैसा है कि बसपा में वीर सम। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हैं। तो सब लोग क्या कहते हैं कि जो बुध है और शुक्र से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो गर्म ग्रह वही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? शुक्र। तो यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन आपका उठा था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो जी का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की घूर्णन गति रुक जाए तो जी के मान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नो चेंज या नन? ये बताइए आप कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, नो चेंज होगा, नन? घूर्णन गति बढ़ने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे इस तरीके से जो है गति कर रही है, तो वो अगर उसकी जो घूर्णन गति है वो बढ़ जाए, काफ़ी तेज़ी से गति करने लगे, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से वो गति करने लगे अपनी अक्ष पर, तो आपको बताना है कि जो जी का मान है वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, नो चेंज होगा। आपको एक पता होना चाहिए कि जी डैश इक्वल टू जी डैश जी माइनस में आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये जी डैश इक्वल टू जी माइनस में आर ई ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लैम्डा। यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर आप ओमेगा का मान बढ़ाएंगे तो जी का मान जो होगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ओमेगा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जी का मान कम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप ओमेगा घटा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन रहा है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान घट जाएगा, और यहीं अगर घूर्णन गति आप घटा रहे हैं तो जी का मान जो है बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ये हो कि जो अभी है, ठीक है, घटने का मतलब जो है वहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो ये इस वैल्यू से कम ही होगा, अगर आप ओमेगा घटाएंगे तो इस, ठीक है, उससे थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जी से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हो गया। अभी देखिए हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। ग्रेविटेशन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो आपका पृथ्वी है ऐसे है, ये देखिए ऐसे है, ठीक है, ये आपका ध्रुव है, ठीक है, ये आपका विषुवत है। तो ध्रुवों पर आपका जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, ना आप जान लीजिए, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, उसकी अपेक्षा ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। केंद्र में, पृथ्वी के सेंटर में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के सेंटर में जी का मान कितना होता है? 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, ठीक है, इससे आपका सब क्लियर हो जाता है कि क्या मतलब है जी का। देखिए, जब आप जो है, जब आप पृथ्वी से जब आप ऊपर चलते हैं तो जी का मान घटता है, पृथ्वी के जब आप नीचे जाते हैं तो आपको जी का मान घटता है, जाते जाते आप जब सेंटर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जीरो ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे है क्या,
ये देखिए यहाँ पे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, यहाँ जी लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं पृथ्वी के सेंटर से बढ़ती दूरी, ठीक है, पृथ्वी के सेंटर से बढ़ती दूरी, डिस्टेंस। देखिए ये मान लेते हैं आपका क्या है, सेंटर है, ठीक है, पृथ्वी का जो सेंटर है, ये ये आपका सेंटर है पृथ्वी का, ठीक है। अब जब आप पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी की सतह की ओर चलते हैं, पृथ्वी के सेंटर से पृथ्वी की सतह की ओर चलते हैं, तो ग्रेविटेशन का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अरे आपको पता ही है, यहाँ से आप नीचे आते हैं, यहाँ घटता है। अरे यार, जब यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा ही ना। तो देखिए यहाँ से आप जब पृथ्वी के सेंटर से जब आप लोग पृथ्वी के सेंटर से जब आप लोग उसी सतह की ओर चलते हैं, तो ये जी का मान ऐसे बढ़ता है, ठीक। जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब आप लोग मान लीजिए कि ये आपका जो है आप पृथ्वी की त्रिज्या को पूर्ण कर चुके हो, यानी यहाँ से आप बढ़े 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 यहाँ पहुँच गए। इसका मान कितना है, आरी, ठीक है, आरी 6400 किलोमीटर। अब देखिए, अब इससे आप ऊपर चल रहे हो, इससे आप ऊपर चल रहे हो, तो क्या होगा, अब जी का मान, यहाँ से आप अर्थ तक पहुँचते हो तो जी का मान बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, किसके बराबर तक आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आता है। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग जीरो से चलते चले 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 आरी तक पहुँचे, उस जी का मान कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। हम लोग लेकिन प्रैक्टिकली कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने अगर बीच में कहीं गलत बोला हो तो ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ तक आपने पहुँचा, अब आप फिर ऊपर चल रहे हो, तो अब यहाँ से क्या होता है, जी का मान फिर घटने लगता है। वो कैसे घटता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ ये आपका ग्राफ हो जाता है जी और डिस्टेंस का पृथ्वी के सेंटर से। तो पृथ्वी के सेंटर से जब आप लोग पृथ्वी के सतह तक आते हो तो ऐसे बढ़ता है, पृथ्वी की सतह से जब और ऊपर चलते हो तो इसका मान जो है ऐसे घटता हुआ चला जाता है, ठीक है। और जी का मान होता क्या है, 9.8 में। देखो जैसे जी है वैसे 9 है, याद रखने की क्या जरूरत है, जैसे जी वैसे 9, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये था हमारा कुछ ग्रेविटेशन के बारे में। तो इस ग्राफ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आरी है, आरी यानी आपने सेंटर से यहाँ तक कवर किया है, तो आरी तक यहाँ पे यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से कम होने लगा, ठीक है। एक पॉइंट आता है जहाँ कम जीरो हो जाएगा, जीरो को हम लोग नहीं दिखते हैं, ये हम दिखा रहे हैं कैसे ये कम हो रहा है, इसका ग्राफ कैसे कम हो रहा है। और जी का मान कितना होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था आपका इसके बारे में कुछ। यहाँ देख लीजिए कितना क्वेश्चन आपका बना, इसलिए मैंने बताया कि एक क्वेश्चन का पूरा क्या करना है, याद रखिए, पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, पोस्टमार्टम कर देना है। अब देखिए अगला आपका है, क्रिटिकल एंगल पर अपवर्तन कोण कितना होता है। क्रिटिकल एंगल पर अपवर्तन कोण कितना होता है। क्रिटिकल एंगल बताइए कब बनता है। क्रिटिकल एंगल आपका तब बनता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है। जब कोई प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती है, तभी तो आपका ये सब यहाँ पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ये सब का कॉन्सेप्ट तभी आता है कब, जब हम लोग सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे है कि जब आप प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डालते हैं, जब आप प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डालते हैं, तो जो लाइट होता है वो उसके जो आपका नॉर्मल होता है उससे दूर भागता है। और जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालते हो तो अभिलंब के पास आता है। तो क्रिटिकल एंगल का जो फंडा है वो कहाँ जाता है, आपका सघन माध्यम टू विरल माध्यम, यानी जब हम लोग प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं। देखिए जब मान लीजिए आपका सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है, और ये मान लीजिए आपका विरल माध्यम है, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ से जब सघन माध्यम से क्या करते हैं, प्रकाश को विरल माध्यम में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकाश इस ये जो आपका अभिलंब है इससे दूर हटता है, यानी वो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। इस कोण को जब आप बढ़ाते हो, जब आप बढ़ाते जाते हो तो ये जो है ये किरण इधर आती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस कंडीशन पर आपकी ये जो किरण है, ये किरण आपकी इस पे चलने लगती है, इस पे दोनों माध्यमों को चेंज करने वाली सतह पर चलने लगती है, ठीक है, इस सतह पर चलने लगती है ऐसे। कब, एक कंडीशन पे, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक कंडीशन पे ऐसा होता है कि जब ये सतह होती है ये एकदम पैरेलल चलने लगती है, तो इस कोण को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं,
इस कोड को हम लोग क्रिटिकल कोड यानी क्रिटिकल कोड कहते हैं। और देखिए ये आपका हो जाता है 90 अंश। क्रिटिकल एंगल पर अपवर्तन कोण कितना होता है? अपवर्तन कोण किसके बीच में नापा जाता है? जो आपकी एंगल जो आपका नॉर्मल है अभिलंब उस, और जो आपका अपवर्तित जो किरण है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। आपतन कोण अपवर्तन कोण किसके बीच में होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में होता है। इस समय अपवर्तित किरण आपकी कहाँ जा रही है? ये है, और नॉर्मल कहाँ है? ये है। तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बना? 90 अंश का। तो क्रिटिकल एंगल पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो आपका जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? तब आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान किसके बराबर हो जाता है? 90 अंश के बराबर हो जाता है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट आता है। वो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जब आप इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से और आगे बढ़ा देते हो तो ये भाई साहब इसी में चले जाते हैं। कौन भाई साहब? आपकी अपवर्तित। ठीक है, तो जब ये फिनोमिना होती है, जब ये घटना होती है तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब हम लोग प्रकाश को इधर से इंसिडेंट कराए लेकिन वो प्रकाश इसी में चलाया तो ये आपका हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होगा जब आप इंसिडेंट एंगल को यानी आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखोगे। जब आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखोगे तो तुरंत जो ये किरण है जो इसके पैरेलल में जा रही थी वो कहाँ चली जाएगी? उसी माध्यम चली जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उस समय आपका जो ये कोण बनता है, ये कोण जो बनता है इस नॉर्मल और इस किरण के बीच में जो कोण बनता है वो कोण बराबर होता है इस नॉर्मल और ये जो आपका इंसिडेंट रे आई थी उसके बीच में कोण। क्योंकि आपका क्या बन जाता है? आपका बन जाता है वही रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यानी परावर्तन क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा, ये आपका आपतन कोण हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? अपवर्तन कोण हो जाएगा। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट कहाँ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब आप आपतन कोण को क्रिटिकल एंगल से अधिक रखते हो और उस समय होता क्या है कि आपकी जो लाइट होती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपका हमारे अंदाज से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे। बाकी अब आप अपनी राय क्या देते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत दी, आप हमारे लिए सिर्फ 3 काम करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों आपको ये पूरा हमारा जो पूरा MCQ था आपको कैसा लगा? आप ये बताइए कि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा था कि नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कैसा रहा। ठीक है, तो आप लोग इसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे था कैसे नहीं आप लोग भगा के मत दीजिए क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ MCQ आपको नहीं क्लियर किया है। इसमें मैंने MCQ का क्या किया है? पोस्टमार्टम किया है। हर एक चीज़ों को मैंने बताया है कि क्रिटिकल एंगल पर देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताया। फिर बताया कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम में। बाकी ठीक है, और आपको मैंने बताया यहाँ पे पास्कल के बारे में क्या होता है, मनुष्य कितनी देर तक सुन सकता है। ठीक, ऐसे एक चीज़ यहाँ पे और आता है कि परसिस्टेंस ऑफ विजन आप पढ़े होंगे। तो खैर ये बात की बात है, बता दे रहा हूँ। परसिस्टेंस ऑफ विजन 1.50 सेकंड के लिए रहता है। यानी आप किसी इमेज को जो आप देखते हैं तो 1.50 यानी 0.02 सेकंड के लिए आपकी आँखों में बना रहता है। ये बात का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होता है। बाकी आप यहाँ तक आप जान लीजिए कि जो आवाज़ का अस्तित्व है 1/10 सेकंड, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन होता है। मतलब किसी आप दृश्य को जो है कितनी देर तक आप देख सकते हैं, तो इतनी देर तक आपका वो बना रहता है। इसी को यूज करके आपके सिनेमा वाले जो हैं बार-बार फ्रेम को 1 सेकंड में आपका 50 फ्रेम देते हैं। खैर वो बात की बात है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका ध्वनि का मैंने बताया, स्केप वेलोसिटी मैंने आपको बताया।
बताई, यहाँ पे मैंने बताया 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है जब आपका क्या होता है, नियरली लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ना होता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बताया, यहाँ पे जो सैटेलाइट होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है। इस प्रकार से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जनरल साइंस के क्वेश्चन के साथ, काफ़ी और इंटरेस्टिंग वे के साथ। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।